झारखंड आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पलामू से आपको खबर बताते हैं, जहां खनन विभाग की टीम पर बालू माफिया ने हमला बोल दिया है। पाटन थाना क्षेत्र के जिनजॉय नदी से अवैध रूप से बालू का उठाव हो रहा था, जिसकी जानकारी मिलने पर खनन विभाग की टीम की पुलिस मौके पर पहुंची थी। बालू माफिया के पथराव में खनन विभाग की टीम बाल बाल बची है। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक माफिया को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी लोग ट्रैक्टर लेकर फरार हो गए। पुलिस ने बालू लदे 2 ट्रैक्टर को भी जब्त कर लिया। खनन विभाग और पुलिस की टीम बालू माफिया पर शिकंजा और कसने की तैयारी में जुट गई है। रांची में छात्राओं से छेड़खानी और गलत तरीके से छूने के मामले में पुलिस एक्शन में दिख रही है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस के रडार पर एक पूर्व पार्षद सहित 4 लोग हैं, जिन पर जल्द कार्रवाई हो सकती है। कोतवाली थाना क्षेत्र में कन्या विद्यालय की छात्राओं से छेड़खानी मामले में हिंद पीढ़ी के जसीम को गिरफ्तार किया गया। जसीम ने ही आरोपी फिरोज को पनाह दिया था और उसे सहयोग भी कर रहा था। बता दें कि छेड़खानी मामले में 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जा चुका है। उन पर काम में लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। बालिका स्कूल से छेड़खानी की घटना आई थी, उसी पे हम लोगों ने एक पूर्व में भी एक मुख्य अभियुक्त को जो छेड़खानी कर रहे थे मोहम्मद फिरोज अली को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। उस समय हम लोगों ने छानबीन किया था। अनुसंधान क्रम में कुछ लोग उनको सहयोग कर रहे थे और उनको पनाह दे रहे थे। इस आलोक में भी आज एक हम लोगों ने हिरासत पे लिया है। उस पर हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। उसका नाम जसीम है, जो नाला रोड के ही रहने वाले हैं। तो इसमें जितने लोग उसको सहयोग कर रहे थे या पनाह दे रहे थे, उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। रांची में छेड़खानी के आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस की टीम पर न सिर्फ हमला किया गया, बल्कि आरोपी को भी लोगों ने छुड़ा लिया, जिसके बाद से ही पीड़िता नाबालिग दहशत में है। वहीं दूसरी ओर आरोपी के परिजन और पुलिस की टीम एक दूसरे पर आरोप लगाने में जुटी है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पुलिस की गाड़ी, गिरफ्तारी की कोशिश, शोर शराबा और धक्का मुक्की। देर शाम जंगे मैदान में तब्दील हुआ ये इलाका राजधानी रांची के पंडरा थाना इलाके का है, जहां रक्षा करने वाली खाकी ही कुछ लोगों के निशाने पर आ गई। तस्वीरों में दिख रहा बवाल एक आरोपी की गिरफ्तारी की वजह से हो रहा है। आरोप भी नाबालिग से छेड़खानी का, जिसे छुड़ाने के लिए उसके परिजन ही नहीं बल्कि मोहल्ले के लोग भी पुलिस की टीम से भिड़ गए और पुलिस पर ही हमला कर दिया। दरअसल छेड़खानी के आरोपी को गिरफ्तार करने पंडरा थाने की पुलिस सर्वेश्वरी नगर पहुंची, लेकिन गिरफ्तारी की कोशिश के दौरान 40-50 लोगों ने पुलिस को घेर कर हमला कर दिया। हमले में 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। खुलवा रहे दरवाजा, पीछे से जब वो नहीं खोल रहा था तो हम लोग पीछे से उसको बोले तो खोला दरवाजा। खोलने के बाद उसको पकड़ के ला रहे थे। लाने के बाद गाड़ी पर बैठा रहे थे, जबरन मतलब बैठ ही नहीं रहा था। इतना मतलब और गांव के जुटा लिया लोग, पूरा हंगामा करने लगा, पूरा मारपीट के पत्थर उठाने लगा मारने के लिए। औरत लोग ज्यादा करके औरत लोग मारपीट ज्यादा किया। पंडरा पुलिस थी और सुखदेव नगर की पुलिस थी, दोनों मिलकर हमारे घर आई थी और इतनी बदतमीजी से। जमानत पर हैं ऑलरेडी? जमानत बेल हो चुका है उनका। अब तो कोई मैटर ही नहीं था, लेकिन अब उस लेडीज ने पता नहीं किस बात पे मैटर बोला है कि तुमको तो जीने नहीं देंगे। आरोपी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई, जिसके बाद से छेड़खानी का शिकार हुई नाबालिग दहशत में है। बच्ची का आरोप है कि आरोपी ने पहले भी छेड़खानी की थी, जिसे लेकर पुलिस कंप्लेन किया गया था, लेकिन जमानत पर बाहर आने के बाद उसने पेट्रोल से हमला करने और जान लेने की धमकी भी दी थी। मेरे साथ में आते जाते, स्कूल से आते जाते वो लड़का आ जाता था, हाथ पकड़ के पेट्रोल छींटने की धमकी देता है बार बार, और हाथ पकड़ता है, फिर बैड टच भी करता है। इसलिए अभी मैं स्कूल भी नहीं जा रही हूँ, डर लगता है। ये तस्वीरें अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। एक आरोपी को बचाने के लिए इस तरह का दुस्साहस न सिर्फ कानून के खत्म होते खौफ की बानगी करता है, बल्कि बेटियों की सुरक्षा को लेकर सरकार और प्रशासन के दावों पर भी सवालिया निशान लगाता है। रांची संवाददाता ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
चाईबासा में झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता और सीआरपीएफ डीजी अनीश दयाल सिंह ने वामपंथी उग्रवाद और एंटी नक्सल ऑपरेशन पर अहम बैठक की है। इस बैठक में सीआरपीएफ आईजी साकेत सिंह, आईजी ऑपरेशन एवी होमकर और कई जिलों के एसपी भी शामिल हुए। बैठक में कोल्हान और सारंडा क्षेत्रों में एंटी नक्सल ऑपरेशन की समीक्षा की गई। डीजीपी ने बताया कि अगले 3 महीने में राज्य को नक्सल मुक्त बनाने की रणनीति बनाई गई है। इस बैठक को झारखंड में नक्सल समस्या को खत्म करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। कि 95% नक्सल प्रॉब्लम समाप्त हो चुकी है। जो 5% बची है उसका रिव्यू करने के लिए हम लोग सीआरपीएफ के डीजीपी साहब, हमारा ये सौभाग्य है कि वो झारखंड में आए और चाईबासा में आए और उनके मार्गदर्शन में झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ मिलजुल करके इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ एक निर्णय कर लिया कि अगले 3 महीनों में हम लोग इसका समाप्ति का पूरा जोर लगा दें। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता और सीआरपीएफ के डीजी के साथ साथ झारखंड राज्य के कई वरीय पुलिस अधिकारी और सीआरपीएफ के अधिकारी आज यहाँ चाईबासा में जिला मुख्यालय में एक समीक्षा बैठक किए, जिसमें एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर और वामपंथी उग्रवाद को लेकर एक रणनीति बनाई गई। बैठक 3 घंटे तक करीब यहाँ बैठक चली और बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि अगले 3 महीने में झारखंड को नक्सल मुक्त करने का टारगेट मिला है। पूरे झारखंड के पुलिस और सीआरपीएफ के लिए एक बड़ी बैठक हुई और राज्य को नक्सल मुक्त करने के लिए ये जो बैठक हुई ये काफ़ी अहम माना जा रहा है। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। धनबाद में झरिया के अग्नि प्रभावित इलाके और विस्थापन की समस्या को लेकर केंद्रीय टीम दौरे पर है। भारत सरकार की टीम में पीएमओ के सेक्रेटरी लेवल के 5 सदस्य शामिल हैं। इस दौरान बीसीसीएल के अधिकारी भी मौजूद रहे। टीम ने झरिया को मोहरी बांध का करीब 15 मिनट तक जायजा लिया और बीसीसीएल अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। स्थानीय लोगों ने टीम की कार्रवाई को खानापूर्ति बताया और उनकी समस्या को नजरअंदाज किए जाने का आरोप भी लगाया। मांग हम लोगों का कि यहाँ पर लोग जो विस्थापन हो रहे हैं उसको सही ढंग से विस्थापन किया जाए और जो प्रक्रिया के अनुसार से जो दिया जा रहा है मनरेगा का जो पेमेंट और ये उसको जल्द किया जाए, क्योंकि लेट होता है देने के लिए, और रोजगार का व्यवस्था कराया जाए क्योंकि वहाँ पर रोजगार का कोई तरह का साधन नहीं है। डिमांड जो था वो तो पूरा हुआ नहीं। हम लोग का जैसे यहाँ का मूल निवासी है, हम लोग का रेती वाला है, तो हम लोग का घर में पूरा दरार पड़ गया है, आग लग गया है, लेकिन हम लोग का कोई सुनवाई अभी तक हुआ नहीं है। हम लोग प्रशासन से, जिला परिषद तो बोल रहे हैं कि हम लोग को मकान दिलवा दीजिए, वो भी नहीं दिलवा पाए, अभी तक मकान नहीं दिलवा पाए। धनबाद में रैयतों और विस्थापितों ने 12 सूत्री मांगों को लेकर विशाल बाइक जुलूस निकाला, जिसमें मुआवजा, विस्थापन, चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार जैसी मांगों का ज्ञापन बीसीसीएल प्रबंधन को सौंपा गया है। विस्थापितों ने बीसीसीएल प्रबंधन पर ग्रामीण रैयतों की मांगों को अनदेखा करने का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर 15 दिनों में उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो वे कोयला उत्पादन और ट्रांसपोर्टिंग बंद कर देंगे। मांग है कि जो मेरी मांग 11 सूत्री है वो 11 सूत्री के तहत बीसीसीएल करे और करने का और उचित मुआवजा जो है रैयत का वो मुआवजा मिलना चाहिए। 1 वर्षों से लगातार मांग पत्र के देते आ रहे हैं मैनेजमेंट को, लेकिन उस पर किसी प्रकार का पहल नहीं की जा रही थी। इसके चलते बीच में चुनाव आ गया, आचार संहिता लग गया, इसलिए हम लोगों को आंदोलन का स्थगित करना पड़ा। ये हम लोग तीसरा स्थगित के बाद हम लोग ये अपना मांग को पुनः रखे हैं। अब अगर ये बीसीसीएल 15 दिनों के भीतर नहीं करती है तो सीएचपी आउटसोर्सिंग या रैक लोड जो हो रहा है KDS 1 और KDS 2 वो कंप्लीट चक्का जाम कर। झारखंड विधानसभा चुनाव में शिकस्त खा चुकी बीजेपी नए साल पर एक बार फिर से खुद को मजबूत बनाने में जुटी है। सदस्यता अभियान के जरिए जहां नए सदस्यों को पार्टी से जोड़ा जाएगा, वहीं प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तक के नाम और चेहरे तय हो जाएंगे। खुद को सशक्त बनाने में जुटी बीजेपी की राह में क्या है मुश्किल, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। नया साल, नई उम्मीद, इसी सूत्र वाक्य के साथ बीजेपी झारखंड में एक बार फिर से खुद को मजबूत करने में जुटती दिख रही है। पार्टी का 22 दिसंबर से सदस्यता अभियान शुरू होने जा रहा है। इसके जरिए बूथ से लेकर पंचायत स्तर तक संगठन को मजबूत करने की कोशिश होगी। इस बार राज्य में 80 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही माना जा रहा है कि खरमास यानी
14 जनवरी के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर नेता प्रतिपक्ष तक की जिम्मेदारी तय कर दी जाएगी। पहले से ही राष्ट्रीय स्तर पे अभियान चला है, उस अभियान को हमको पहुंचाना है, इसलिए बड़ी विद्युत गति से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान प्रारंभ हुआ है। बाबूलाल जी का तो दांव मतलब ज्यादा उम्दा है, क्योंकि ये नेता प्रतिपक्ष के लिए, लेकिन अध्यक्ष पद के लिए इनको फिर से फंसान होगा। हाँ, कि किसको खोजेंगे, क्या करेंगे। संभव है कि बाबूलाल जी अध्यक्ष रह जाएं या नेता प्रतिपक्ष किसी दूसरे को ले आए ये लोग। माना जा रहा है कि सदस्यता अभियान में पार्टी को कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि नेताओं पर कार्यकर्ताओं की भावनाओं को दरकिनार करने के आरोप लगे थे। ऐसे में पुराने शिकवे भुलाना और नए सदस्य जोड़ना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। बीजेपी की हालत देखकर विपक्ष के नेता भी चुटकी ले रहे हैं। मुश्किल का कारण सबसे बड़ा तो यह है कि आप कार्यकर्ता जोड़ते हैं और मौका आने पर जो है वो मौका दूसरों को देते हैं जो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं होते हैं, तब वो कार्यकर्ता हतोत्साहित होगा ही होगा। जो पार्टी विथ डिफरेंस की बात करती थी वो आज इस मुहाने पर झारखंड में आकर के खड़ी है कि वो सदस्यता जो एक रूटीन प्रोसेस होता है उनमें जनता उनको नकारने का काम कर रही है, उनको अस्वीकार करने का काम कर रही है। जो बाहर के लोगों को यहाँ जिम्मेवारी दी गई थी और जिस तरह से संगठन को वो एकांकी रूप से चलाने का प्रयास कर रहे थे, इसका असर कार्यकर्ताओं पर भी पड़ा है और कार्यकर्ता भी अब उस उत्साह में कमी आई है। कैलेंडर की तारीख के अनुसार खरमास के महीने का खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है, ताकि प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर चेहरों की जिम्मेदारी तय की जा सके। कुल मिला के बीजेपी नए क्लेवर और नए फ्लेवर के साथ खुद को मजबूत बनाने में जुटी है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची। तो 22 दिसंबर से बीजेपी अपने सदस्यता अभियान की शुरुआत करेगी, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ना है। पार्टी ने इस अभियान को संगठन महापर्व का नाम दिया है और 5600 शक्ति केंद्रों पर इसे संचालित किया जाएगा। इस बार सदस्यता ऑनलाइन माध्यम से होगी, जिसमें मिस्ड कॉल की बजाय नमो ऐप का उपयोग किया जाएगा। विचारधारा से जुड़ते हुए उनको हम सदस्य बनाने का काम करते हैं और लाखों लाख लोग स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण करते हैं। चूँकि आम लोगों में धारणा है कि भारतीय जनता पार्टी ही समाज का और देश का विकास कर सकती है, और ये झूठ नहीं बोलती भारतीय जनता पार्टी, न इनके नेता झूठ बोलते न ठगते हैं। इसलिए आम जनों का अपार जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलती है और हमारे सदस्य लोग बनने का काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्यता अभियान है, इसको पार्टी ने संगठन महापर्व का नाम दिया है। एक प्रकार से पर्व है, जैसे दशहरा, दीपावली और छठ सब मनाते हैं, उस ढंग से इसको एक पवित्र रूप से ये सदस्यता अभियान हम लोग कल से प्रारंभ कर रहे हैं। ऐसे प्रारंभ देश में तो पहले हो चुका है, लेकिन विधानसभा चुनाव के कारण यहाँ स्थगित था कार्यक्रम, तो अब हम कल से इसको विधिवत रूप से प्रारंभ कर रहे हैं। बीजेपी का सदस्यता अभियान 22 तारीख से स्टार्ट हुआ है, कल से शुरू होगा, और ये कोशिश है पार्टी की तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा जाए। तो जितने भी पदाधिकारी हैं, एमपी, एमएलए और साधारण कार्यकर्ता, सभी को ये टारगेट दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस की ओर से रांची में आभार समागम का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर के साथ सभी नेता मौजूद रहे। इसमें जीत को लेकर कार्यकर्ताओं का आभार जताया गया और सभी के सहयोग से 28 सीट जीतने पर खुशी जताई गई। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को इस 2024 चुनाव में लगन से मेहनत करने के लिए और तमाम आंकड़ों को फेल करते हुए बेहतर से बेहतरीन रिजल्ट हासिल करने के लिए तमाम रैंक एंड फाइल वाइज आभार प्रकट करने के लिए हम यहाँ जमा हुए। झारखंड कांग्रेस विधायक दल की बैठक रांची के सर्किट हाउस में हुई। प्रदीप यादव का विधायक दल नेता बनने के बाद कांग्रेस की ये पहली बैठक थी। बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि विधायक दल की आज पहली बैठक थी, जिसमें सभी विधायक फील्ड में जाकर काम करेंगे, ये फैसला लिया गया है।
और 1 महीने में एक बार बैठक भी करेंगे। वही चीज़ वहाँ भी डिस्कस हुआ। अभी ये भी जाएंगे फील्ड्स में, ये भी अपने लोगों से मिलेंगे जुलेंगे। अभी तो इनका भी आभारी चल रहा है। तो ये तय पाया कि महीने में एक बार ये जरूर आपस में मिला करेंगे। CLP लीडर है, डिप्टी लीडर है, पार्टी प्रेसिडेंट है, चाहे कोई दिल्ली से प्रभारी आए या ना आए, तो इनका कैलेंडर होना चाहिए कि महीने में एक बार जरूर मिले। सभी विधायक जो मंत्री नहीं हैं उनको बैकअप भी देना है, उनके क्षेत्र में जाना है, उनका काम करना है, कार्यकर्ताओं को सुनना है और कार्यकर्ताओं को पूर्व में जिस तरह से हुआ था वो नहीं होना चाहिए। प्रत्येक MLA, प्रत्येक MP और को कैसे दूसरे लोगों को मदद करना है, जिला कांग्रेस को कैसे मदद करना है, प्रदेश कांग्रेस को कैसे मदद करना है, अन्य जो हमारे लीडर हैं उसको कैसे मदद करना है, इन तमाम चीजों पे हमारी आज बातचीत हुई है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा से बात की। उन्होंने राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दिलाने की मांग की है। झारखंड देखना होगा, स्वास्थ्य देखना होगा और मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य के क्षेत्र में झारखंड को पैसा देना होगा। क्या बोले? तो नड्डा साहब ने कहा कि इरफान साहब यू आर द फर्स्ट मिनिस्टर, तो आई अप्रिशिएट यू कि तुमने थॉट है, अच्छा लगा। मैं दिल्ली बुलाऊंगा और जो विस्तार पूर्वक झारखंड का रूपरेखा तैयार कर लाओ मैं करूँ। गिरिडीह में हमले के बाद पीड़ित पत्रकार से मिलने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पहुंचे। उन्होंने कहा कि पत्रकार पर हमला होना मतलब देश के चौथे स्तंभ पर हमला होना है और ऐसा नहीं होना चाहिए। स्थानीय प्रशासन और झारखंड सरकार से उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। पत्रकारिता के ऊपर हमला मतलब चौथा स्तंभ है लोकतंत्र के, उसके ऊपर हमला है। कोई इनके ऊपर, एक व्यक्ति के ऊपर ये हमला नहीं है और इसलिए इसको सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए, प्रशासन को गंभीरता से लेनी चाहिए। पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड राज्य आवास बोर्ड की ओर से नोटिस भेजने की तैयारी है। क्या हो सकता है इस नोटिस में और इसे लेकर क्यों झारखंड की सियासत गर्माती दिख रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। रांची के राजकुमार और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी फिर सुर्खियों में। इस बार मामला उनके रांची के हरमू आवासीय प्लॉट से जुड़ा है। इसमें आरोप लगा है कि धोनी के आवासीय प्लॉट का कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है, जिसके बाद अब बंगले की जांच करने की बात सामने आ रही है। मतलब कि झारखंड राज्य आवास बोर्ड को ये शिकायत मिली थी कि महेंद्र सिंह धोनी का ये जो बंगला है ये दरअसल एक आवासीय बंगला है, एक आवासीय प्लॉट है। लेकिन अब जो बोर्ड के पास शिकायत मिली है कि इस बंगले की व्यावसायिक इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है। आप देख सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी का ये जो बंगला है वो बंगला फिलहाल इसे एक नया लुक्स देने की कोशिश की जा रही है। बात ये आ रही है कि धोनी अब इस बंगले को पैथोलॉजिकल लैब यानी किसी को रेंट पर, किराए पर या किसी और तरह के व्यावसायिक इस्तेमाल करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर शिकायत पहुंची है झारखंड राज्य आवास बोर्ड के पास। धोनी को नोटिस मिले और सियासत शांत रहे, ऐसा हो नहीं सकता। बीजेपी ने क्रिकेट आइकॉन को नोटिस दिए जाने पर सवाल खड़े किए तो जेएमएम ने धोनी का पक्ष भी सामने आने तक इंतजार करने की बात कही है। देखिए, झारखंड आवास बोर्ड किसको किसको नोटिस दे रही है, क्या कर रही है, तो मुझे नहीं पता है। अखबारों में हम लोग देखते हैं, उसी के आधार पर कहते हैं। हमारे इस झारखंड के लाल ही नहीं, भारत के लाल है MS धोनी। अब इतने बड़े क्रिकेटर जिन्होंने देश का नाम विदेशों में भी किया है, हमारे जो झारखंड के आन बान शान महेंद्र सिंह धोनी, उनका पक्ष भी जानना होगा। उस जमीन का नेचर क्या है वो जानना होगा। आवंटन का आदेश था, उसमें किन बातों का जिक्र था, किन शर्तों का जिक्र था, उन सभी बातों को जाने बगैर कुछ बोलना उचित नहीं होगा। और मुझे लगता है कुछ भी बातें होंगी तो महेंद्र सिंह धोनी के साथ सहयोग की भावना हाउसिंग बोर्ड को रखना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ।
धोनी को ये प्लॉट किस आधार पर, किस सेवा शर्तों के साथ आवंटित किया गया, क्या यह वास्तव में सिर्फ आवासीय प्लॉट है या धोनी को किसी और शर्त पर यह प्लॉट मुहैया कराया गया था। कुल मिलाकर इसकी जांच कराई जाएगी और जांच के बाद जो नियम संगत होगा, आवास बोर्ड ये साफ कर रहा है कि उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।